नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी शानदार सेशन के अंदर जहां से देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को आप एक ही सेशन में प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र का बहुत अच्छे से उत्सव मनाया। हमारे 4 जून को रिजल्ट निकल कर आए। बहुत खुशियां हुई कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि 2 आतंकवादी जिनके ऊपर एनएसए लगा है वो चुनाव जीत गए। हमारे देश के लोकतंत्र की खासियत देखिए कि हमारे देश में देश विरोधी भावना रखने वाले लोग भी चुनाव जीत कर आते हैं। यह देश के लिए कितनी अच्छी बात हो सकती है। यह अब फिर से राष्ट्र निर्माताओं को, राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत है। संसद से बने हुए जो संविधान है, संविधान सभा द्वारा बने हुए जो संविधान, संसद के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए बने हुए विधान, क्या वो यह सुनिश्चित कभी कर पाएंगे कि हमारे देश में जिन्हें ऑलरेडी कानूनों के तहत आतंकवादी का आरोप लगाकर जेल में डाला हुआ है, वो लोग अगर चुनाव जीत जा रहे हैं, वो लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वो लोग जो भारत को तोड़ करके 2 टुकड़े करके खालिस्तान को अलग बनाने की मांग करते हैं, अगर वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? या फिर ये हम एकदम इवॉल्व कर गए हैं, हम बेस्ट फॉर्म ऑफ लोकतंत्र की तरफ हैं कि देखिए हमारे देश को तोड़ना भी चाहते हो तो क्या बुराई है, अभिव्यक्ति है आपकी, तोड़िए। ये विचार करने वाला समय है। मैं जिक्र कर रहा हूं जिस विषय है, जिस व्यक्ति का, उसका नाम है अमृतपाल। ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर हमने साल भर पहले, 1.25 साल पहले आपको सेशन करके बताया था कि अमृतपाल जो कि पंजाब के अंदर एक प्रीचर के रूप में आया था, धर्म प्रवर्तक के रूप में निकलकर आया था। 2022 में ही दुबई से लौटा था, 2023 में हिट हो गया, 2023 के अंदर इसने दंगे फसाद करवा दिए और अल्टीमेटली उठ करके ये जेल में था और जेल में से ये चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत जाता है। यही नहीं, केवल एक ऐसे ही जम्मू कश्मीर से इंजीनियर राशिद करके एक व्यक्ति है जिस पर भी इसी प्रकार के चार्जेस लगे हुए हैं, वो भी चुनाव जीत जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आने वाले समय में आपको और हमको इन्हें संसद में माननीय कहना पड़ेगा। विचार करिए कि संसद के अंदर ऐसे आतंकी जिन्हें हमारे कानूनों के तहत आतंकवाद का पर्याय माना गया, जिन्हें देश को तोड़ने की ताकत में कंसीडर किया गया, अब वो संसद में होंगे और हम उन्हें माननीय शब्द से संबोधित करेंगे। सही मायने में लोकतंत्र बच गया है। सही है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, कौन है पहले ये अमृतपाल, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, 2012 में एक व्यक्ति अमृतसर के जल्लूपुर नाम के गांव से निकलता है, दुबई काम करने जाता है। 2022 में दुबई से वापस लौटता है। 2022 में ही सितंबर में उसे वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन है, उसका मुखी बना दिया जाता है। वारिस पंजाब दे वो संगठन है जिसका नाम लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए एक व्यक्ति के कारण आया था, जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका नाम दीप सिद्धू था। दीप सिद्धू के स्थान पर इस व्यक्ति को इसका मुखी बना दिया जाता है। 2022 में मुखी बनता है साहब। ये मुखी बनता है तो उसके बाद में फिर खबरें 2022 में आने लगती हैं। गुरुद्वारा बिहारीपुर में तोड़फाड़ की, 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे के अंदर तोड़फोड़ की, 15 फरवरी को अजनाला के अमृतपाल सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज होता है। इसी प्रकार से अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने पर अपने समर्थकों के साथ कब्जा कर लिया होता है। सोचिए, स्वतंत्र भारत में यह चीज भी देखने को मिलती है क्या, कि यह अपने समर्थकों के साथ एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लेता है। और यह जब घटना हुई थी उस समय भी मैंने आप लोगों के सामने सेशन किया था और इस घटना से बहुत ज्यादा दुख हुआ था, विशेष रूप से उन लोगों को जो ये मानते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस और सेना का महत्वपूर्ण योगदान है। उस पुलिस पर इस तरह के हमले, इस तरह से लोग हथियारों के साथ लैस होकर के हमला करते हैं पंजाब में और पुलिस थाने पर कब्जा कर लेते हैं। यह सारी उन्मादी भीड़ इस अमृतपाल के उकसावे के कारण यह सारा काम कर रही थी। इसके बाद में इस वारिस पंजाब दे के जो मुखिया, ये जो अमृतपाल है, जिसके कहने पर खालिस्तान की डिमांड करने पर ये सारे काम हो रहे थे, उस व्यक्ति को उठाकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसे एनएसए के अंदर यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उठा करके जेल डाल दिया जाता है। इसको यहां से पंजाब से ले जाकर आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। यह वही व्यक्ति है जो खालिस्तान की मांग करते हुए कहता है कि मैं भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी ही तो मांग रहा हूं, मेरी तो अभिव्यक्ति है कि मैं मांगू मेरे लिए अलग देश, इसमें गलत क्या है? आपको याद होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में लिखी तो है, लेकिन उसमें नीचे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं कि आप किन कानूनों के प्रावधान में देश को तोड़ने की आप बात नहीं कर सकते। आप ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा नहीं ले सकते। मेरे प्यारे साथियों, अभिव्यक्ति की आजादी के इसी आसरे को, सहारे को लेकर इस व्यक्ति को
जनता को भड़काने का आरोप लगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा और इसे उठा करके आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया। आसाम की डिब्रूगढ़ जेल से ही यह व्यक्ति निकलता है, निकलता नहीं, इसके समर्थक निकलते हैं। और यहां भी इंटरेस्टिंग बात एक और है कि इसके साथ तार आईएसआई के जुड़े होने की बात पता चलती है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा खुफिया तरीके से इसको सपोर्ट किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद लाया गया था 1980 में, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अगर थ्रेट मानती है भारत सरकार इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और 12 महीने के लिए मिनिमम उसको डिटेन किया जा सकता है। अमृतपाल सिंह 25 अप्रैल के दिन खबर आती है कि ये लोकसभा इलेक्शंस लड़ना चाहता है पंजाब से, यानी आसाम में जो व्यक्ति डिब्रूगढ़ जेल में डला हुआ है ये डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ने की फरमाइश करता है कि साहब हमको चुनाव लड़ना है। हालांकि हमारे देश के अंदर बहुत ही ज्यादा लोकतंत्र है, इतना लोकतंत्र है कि एक राजनेता जो जेल में है उन्हें सुप्रीम कोर्ट लास्ट मोमेंट पर समय देती है और कहती है कि जाइए चुनाव प्रचार करने के लिए आपको जमानत दी जा रही है। तो जमानत भी जब हमारे देश में मिल जाती है अब जेल में, तो जेल तो हमारे यहाँ पर एक और स्टेटस है, ठीक है भाई जेल में है तो क्या हुआ, जो काम जरूरी है वो तो कर ही सकता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र कुछ ज्यादा था, इस चलते इसने इस लोकतंत्र का उपयोग किया और कहा कि मैं जेल से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपके दिमाग में बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन, जब ये खबर आई तो उस समय बहुत से लोगों ने कहा कि इसको कवर करिए, मैंने कहा नहीं इसको कवर करेंगे तो इसको और ज्यादा फुटेज मिलेगी, इसको डाइट साइड में रखा गया। लेकिन साहब इसके चाहने वालों ने इसको कवर किया, जगह मिली, चुनाव प्रचार के लिए इसके लोग उतर के आए, ये बंदा जेल में ही रहा, इसके नाम से लोगों ने आवेदन कर दिया। पंजाब के अंदर खदूर साहिब नामक जगह से लोकसभा का ये चुनाव लड़ता है और तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि खदूर साहिब से चुनाव जीत भी जाता है। खदूर साहिब से वारिस पंजाबदे का ये जो मुखिया है ये लोकसभा चुनाव जीतता है और चुनाव लड़ते हुए एक बड़ा प्रश्न उठकर सबके सामने आता है और वो ये है कि साहब चुनाव लड़ने की इजाजत कैसे मिल गई, क्योंकि अल्टीमेटली जब जेल में है तो फिर क्या अब ये जेल से निकलकर संसद चला आएगा? बड़ा सवाल अब आपके दिमाग में आने लगेगा पैरेलली। तो क्या इसकी सजा माफ हो जाएगी? नंबर एक, क्या सजा माफ हो जाएगी तो क्या ये संसद में आके बैठेगा? संसद में आकर बैठेगा तो संसद में ये क्या सरकार के साथ बैठ करके सरकार के साथ ही देश तोड़ने की बात करेगा? चुनाव लड़ने की परमिशन इसको कौन से कानून से मिल गई? ऐसा क्या था कि एनए से लगा हुआ व्यक्ति भी चुनाव लड़ लिया? तमाम प्रश्न हैं, आइए एक एक का जवाब देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जेल में बंद कैदियों को चुनाव लड़ने का तो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे की कहानी सुनिए क्या है। असल मायने में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसकी धारा 8 में जेल में बंद जो कैदी हैं उनके चुनाव लड़ने से जुड़े हुए प्रावधान हैं। ऐसे अपराधों की एक विस्तृत सूची डाली हुई है जिसमें कहा गया है कि किस आधार पर दोषी ठहराए जाने पर चुनाव के लिए व्यक्ति को अयोग्य करार दिया जा सकता है। मतलब कौन से अपराध पर, कि मर्डर है, रेप है, एक्सटॉर्शन है, क्या है, कौन से अपराध हैं जिसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ सकते हो और कौन से अपराध ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसकी प्रॉपर एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है साहब। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और है और वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसकी तिथि से, सजा की तारीख से संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और अयोग्यता के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ये क्या कहानी है साहब? दोषी ठहराया जाता है, दोषी ठहराने के बाद अयोग्य घोषित हो जाता है, तो अभी क्या है, दोषी है कि नहीं? अभी वो आरोपी है, उस पर आरोप है कि उसने देश को तोड़ने का काम किया, विभाजनकारी एक्टिविटी की। तो सवाल यह है कि अगर उसने विभाजनकारी एक्टिविटी की तो वो चुनाव कैसे लड़ लिया? तो बस यहीं पर एक शब्द का खेला है, एक है आरोपी होने का और एक है दोषी होने का। आरोप है कि आपने देश तोड़ने का प्रयास किया और अगर यह सिद्ध हो जाता है आरोप कि आपने देश तोड़ने का प्रयास किया था, यदि यह प्रूव हो जाता है तो वो दोषी करार दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम अपराधी जिनको आरोपी कहा जा सकता है, जो कोर्ट के आदेश के कारण जेल में हैं, उन्हें अंडर ट्रायल कैदी कहा जाता है। ऐसे तमाम अपराधी, चाहे किसी ने मर्डर किया हो, रेप किया हो, देश को तोड़ने का काम किया हो, आतंकवाद फैलाया हो, ये सभी लोग शुरुआती रूप में अंडर ट्रायल अपराधी बनकर ही जेल जाते हैं। इसका मतलब ये समझिए, क्योंकि कोर्ट में, हाँ ये भी एक बड़ा विषय उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत लचर है, न्यायपालिका पर इतना लोड है कि वो इन मामलों की सुनवाई होते होते सालों बीत जाते हैं। फाइल का नंबर आना, पुलिस के द्वारा उठाकर मामले की पूरी फाइल
फाइल लगाना, चार्जशीट पेश करना, उस पर मामलों की सुनवाई होना, फाइनली वर्डिक्ट निकालना, इसमें सालों बीत जाते हैं। हमारे देश के अंदर कई आतंकवादी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 5-5 साल तक, जिन्हें फांसी की सजा मिलने जैसा कृत्य था, वो बढ़िया से बिरयानी खाते हुए जिंदा रहे। कारण, क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर कानून के तहत उसको पहले सुनवाई का अधिकार दिया जाता है, सुनवाई के बाद में उसे आरोपी से दोषी करार है या नहीं है इसका फैसला किया जाता है। अगर वो दोषी करार हो जाता है तो उसकी सांसदी या विधायकी चली जाएगी, लेकिन जब तक उस पर आरोप है और वो सिद्ध नहीं हुआ है तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, एक तरीके से तो ये बात सही भी है सर, होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये जिस आधार पर पॉइंट लाया गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारे देश में कि कई बार कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक द्वेष के चलते दूसरी राजनीतिक पार्टियों को हो सकता है जेल में डाल दें। जैसे इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे राजनेताओं को जेल डाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में अगर कोई जेल चला गया तो फिर तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। टेक्निकली अगर उस पर 6 साल का प्रतिबंध है तो फिर तो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि सरकार ने जब जेल डाला होगा ना, किसी कारण से तो डाला होगा ना, कि हमारी सरकार को गिराना चाह रहे थे, राष्ट्र विरोधी थे, लेकिन जेल से निकल करके वही लोग वापस से सरकार बनाए, जनता पार्टी की सरकार बनकर आई। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में यह प्रावधान कि जेल गया हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, इस प्रावधान को हटा दिया गया। जेल जा सकता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हो सकता है जेल भेज दिया गया हो। कोर्ट अगर यह प्रूव कर देती है, कोर्ट ने अगर यह कहा कि नहीं ये दोषी है, तब जाकर उसे मतलब चुनाव लड़ने से रोका जाता है। बात समझ में आई? यही कारण था लालू जी के साथ भी, यही कारण है कि हमारे देश के बहुत सारे नेता जो जमानत पर बाहर है। अब ये जमानत क्या कहानी है? ऐसी स्थिति में जो हमारे अंडर ट्रायल अपराधी होते हैं, उन अंडर ट्रायल अपराधियों को हमारी कानून व्यवस्था के तहत राहत दे दी जाती है कि साहब जब कोर्ट अपना काम करने में डिले चल रही है, पुलिस चार्जशीट फाइल करने में डिले चल रही है, तो फिर उस आरोपी को जेल में रखने का क्या औचित्य है? बोले क्यों? बोले एक बार प्रूव हो जाने दो ना कि यही व्यक्ति आरोपी है, दोषी है। दोषी जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तो वो व्यक्ति सही है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है। यानी जब तक ये सिद्ध नहीं हो रहा तब तक तो वो इनोसेंट है, और जब वो इनोसेंट है तो उसे राहत दीजिए ना। राहत देते हुए उसे जमानत दे दी जाती है। तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे नेता जमानत पर बाहर हैं, मतलब अभी कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। दोषी करार देंगे तो वो जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे तब से उनकी सांसदी या विधायकी रद्द हो जाएगी। अमृतपाल के केस में भी यही हुआ है। इसे आरोपी होने के कारण चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, जब इसको दोषी करार दे दिया जाएगा इसका मौका इससे छिन जाएगा। उम्मीद है अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, यह काम सिंपल सी है। ठीक है, अब सवाल है साहब राइट टू वोट पर क्या विचार है? चुनाव लड़ने का तो आपने बता दिया। राइट टू वोट पर अधिकार यह है कि जेल में अगर आप हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 62 के उपखंड 5 के तहत आपको मतदान के अधिकार अर्थात राइट टू वोट से जुड़े हुए प्रावधान मिलते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कोई भी व्यक्ति जेल में रहते हुए, पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आरोपी हो तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आरोपी हो तो वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रावधान हर उस व्यक्ति पर अपना वोट डालने से रोकता है जिसके खिलाफ आपराधिक आरोप है। यानी केवल आरोप भर से उस व्यक्ति को वोट डालने से रोका जा सकता है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। व्यक्ति तभी वोट डाल सकता है जब उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया हो या बरी कर दिया गया हो। हां, अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसे वोट देने का हक मिलता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, आप इसे लर्न कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को रखा गया है, मतलब नजरबंद करके अगर पुलिस ने रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन अगर कोई आरोपी है और वो जेल में है या पुलिस कस्टडी में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये राइट टू वोट के अंदर नहीं आता, और ये हमारे आरपीए की धारा 62 के उपखंड 5 में है। मेरे प्यारे साथियों, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट चुनाव लड़ने की परमिशन देता है, कौन सा वोट देने से रोकता है, राइट टू वोट को लेकर के क्या प्रावधान है, ये ध्यान रखिएगा। जिस साल चुनाव होते हैं उस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है ना।
बाकी ये वाला जो कंटेंट है ना, ये हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी मिल जाएगा, उस पर ही हमने पीडीएफ भी उपलब्ध करा देनी है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी, है ना, तो चिंता ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, तो साहब ये चुनाव की टैली रही, अमृतपाल यहां पर विद फ्लाइंग कलर्स विजेता होते हैं। बकायदा उनके माता पिताजी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। चुनाव प्रचार में लोगों को यह बताया जाता है कि अमृतपाल कितना अच्छा व्यक्ति था। बोले क्यों साहब, अच्छा व्यक्ति क्यों था? बोले जैसे ही दुबई से आया इसने लोगों की पहचान पकड़ी कि लोगों को असली जरूरत क्या है, तो इसने लोगों को नशे की लत से छुड़ाने का काम किया। इसने लोगों को नशे की लत से छुड़ाया, युवाओं को नशे से दूर किया और साथ में लोगों को पंथ की तरफ जोड़ा, यानी सिख धर्म की तरफ लोगों को मोटिवेट किया। तो सिख धर्म की तरह मोटिवेट किया। दूसरा, इसने लोगों का नशा छुड़वाया। ये उसके अच्छे कृत्य थे। अच्छे कृत्य थे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि फलाना डॉन था, बहुत अच्छा था। जैसे हाजी मस्तान के ऊपर फिल्म बनी हुई है, जैसे आप में बहुत सारे लोगों ने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई भी करके मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या दिखाते हैं ना कि साहब कोई भी बहुत बड़ा डॉन है, कोई भी बहुत बड़ा गुंडा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने स्तर पर दुनिया को परेशान कर रहा है, लेकिन अपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को, समाज के कुछ तबकों को अपनी तरफ से उनके बच्चों की शादी करा दी, उनको पढ़ा दिया, उनको पैसे की जरूरत पड़ी, रॉबिन हुड टाइप की इमेज। गांधी जी का एक बहुत अच्छा कथन है, इन दिनों हम एथिक्स भी पढ़ा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पर, वहां पर मैंने कल भी इस चर्चा में चर्चा की थी। साधन और साध्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। रास्ता क्या है और मंजिल क्या है। अगर आपका रास्ता गलत है तो मंजिल कभी अच्छी नहीं हो सकती। यह देश गांधी जी का देश है। यहां पर कभी भी इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता कि आपने अपराध से पैसा प्राप्त किया और उसको अब अच्छे कर्म में यूज कर रहे हो। फिर तो वो सभी भ्रष्टाचारी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से धन कमाया, बाद में अस्पताल और स्कूल और धर्मशालाएं खुलवा दी। ये तो फिर पूरी तरह से सही हो जाएगा। हमारे देश में गीता, हमारे देश में महात्मा गांधी जी के विचार, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि अगर सही तरीके से कमाया हुआ धन है तभी उसका सही प्रयोजन हो सकता है, उसका अर्थ जो प्राप्ति करने का जो लक्ष्य है वो शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज अवसरवादिता चल रही है, जिस तरह से आज राजनीति के अंदर मूल्य नैतिकता विहीन हमारी राजनीति हो गई है, सिद्धांत विहीन जो राजनीति हो गई है, जो गांधी जी के 7 सिन में से एक है, गांधी जी जैसे बुराइयां बताते थे उनमें से एक है, उसमें यह है कि सिद्धांत विहीन जब राजनीति होगी, लोग केवल लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तरीकों पर फोकस नहीं करेंगे। यही कारण है कि हमारी राजनीति के अंदर बाहुबली नेता चुनाव जीत जा रहे हैं, और तो और जिन पर एनएसए लगे हुए हैं वो चुनाव जीत जा रहे हैं। बोले कोई नहीं, चुनाव जीत जाओ, चुनाव जीतने के बाद देश के लिए भला करेंगे। यह आपको देश में विचार करना है कि हमारा देश कितना क्या करता है। हालांकि इनके परिवारजनों में माताजी पिताजी की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, सेंटिमेंटल तरीके से मुद्दा उठाया गया कि पुलिस ने उनको उठा करके आसाम की जेल में क्यों लेके गए, पंजाब की जेल में क्यों नहीं लेके गए। इनके माता पिताजी का कहना था कि नहीं, हमारा बच्चा निर्दोष है। हर माँ बाप को अपना बेटा निर्दोष लगता है, लेकिन जो कृत्य था पुलिस थाने पर हमला करवाने वाला, वो किसी भी सभ्य समाज की कोई भी प्रकार की, ये वही वाला कांड है साहब। हमारे देश के अंदर हमारे गांधी जी के द्वारा उस समय आंदोलन रुकवा दिए गए थे जब उन्हें पता चला था कि पुलिस थाने पर कुछ उग्राई भीड़ ने हमला कर दिया है। गांधी जी के देश में पुलिस थाने पर हमला हो, पुलिस थाने पर हमला कराने वाले लोग चुनाव जीत जाएं, कहां का लोकतंत्र है भाई। खैर कोई नहीं जी, हमारे देश में बहुत सारे बचाने वालों ने लोकतंत्र बचाया है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि क्या ये ओथ ले पाएगा। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट है कि ये पार्लियामेंटेरियन बनेगा, प्रिजन से इसको वापस लाया जाएगा, ये आकर के संविधान के अंदर ओथ लेगा, जैसे आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने ली थी। इसे बाकायदा जमानत पर बाहर ला करके बाहर लाया जाएगा। केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे नेताओं ने, जैसे आसाम के अंदर अखिल गोगोई ने भी ऐसे ही असेंबली इलेक्शंस के अंदर ओथ आकर के असेंबली में ली थी। तो देखिए हमारे देश के अंदर गजब चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब अगर ये जीत गए तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। फिर तो इनको ओथ दिलाने के बाद वापस जेल भेजा जाएगा, क्योंकि जब तक दोषी करार होते हैं इनको रहना जेल में ही है। अब जब तक ये जेल में ही है तो उस समय पर इन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी, जनता का काम कैसे कराएंगे। तो अब जनता अपनी तरफ से कोर्ट के सामने आवेदन करेगी कि देखिए, जिस जनता के नेता को आपने जेल में डाला हुआ है, इतनी लाखों की भीड़ उसके साथ है, तो उसे जमानत क्यों ना दे दी जाए। उसको जमानत भी मिल सकती है, जमानत मिलेगी तो संसद में खूब अच्छे से जाकर बैठेगा भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है।
चलिए फिलहाल के लिए बाकी पढ़ने लिखने वाले लोग ध्यान दें, ये पूरा कंटेंट हमको आपको हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा, जाकर विजिट करें। कंटेंट की पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी ये भी मैंने तरीका बता रखा है, किस तरीके से मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ में मेरा जो जीए फाउंडेशन बैच है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का कंबाइंड बैच, वो 1499 में उपलब्ध है, जाकर पढ़िए, बढ़िया से अपना दिमाग विस्तृत करिए और हमारे नोट्स अपने घर पर बैठे मंगाइए। इससे आपको बहुत अच्छा कंटेंट हैंड रिटन नोट्स के रूप में घर पर ही प्राप्त होता है। ठीक है साहब, चलिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।